11वीं क्लास के झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय सर आपके लिए 40 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारा जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको परीक्षा में काम देने वाला है। तो चलिए देखते हैं। और एक बात और कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि वीडियो का लाभ आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। देखिए, ये कथन जो है, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये जेलिनेक का कथन है। जेलिनेक, देखिए जेलिनेक, तो याद रखना है, जेलिनेक का कथन है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। दूसरा है, आपको ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और फिर रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, इसलिए ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए। आप जानते हैं, पढ़े हैं। 389, 248, 1946 और 1000। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें 389 होगा आंसर। 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो किस योजना की सिफारिश पर? तो याद होगा आपको, कैबिनेट मिशन योजना, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसी की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर ही आपका संविधान सभा गठन, भारत के संविधान सभा गठन किया गया था। तो यहाँ हो जाएगा तीसरा का सी आंसर। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? तो संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कौन कर सकता है? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, क्योंकि कांग्रेस से उसका पड़ता नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। 4 का ए होगा। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? देखिए, यहाँ ए प्रांतीय संविधान समिति, बी है संघ संविधान समिति, सी संघ शक्ति समिति और डी प्रारूप समिति। तो इसमें देख लीजिए, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और परीक्षा में बराबर आता रहता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 6, संविधान सभा ने किस तारीख से काम करना शुरू किया? तो संविधान सभा ने किस तारीख से काम करना शुरू किया? देखिए, ऑप्शन कितना सटा करके देता है। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 फरवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। तो याद कीजिए, किस तारीख से संविधान सभा ने काम करना शुरू किया? तो ये 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ए होगा। 7वां देखिए, संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? देखिए, देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? 92, 93, 292, 389। तो 389 तो देख रहे हैं, कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन यहाँ पर देशी रियासत के बारे में पूछ रहा है, तो देशी रियासतों की संख्या 93 थी, 93। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 जनवरी 1947, 1 जून 1947। कितना ऑप्शन करीब करीब दिखाई पड़ रहा है, एकदम। अगर ठीक से याद नहीं होगा तो हम लोग गलती मार देंगे परीक्षा में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। और अभी आपने देखा संविधान सभा किस तारीख से काम करना शुरू किया, तो बात बराबर है, 9 दिसंबर 1946 उसका भी आंसर होगा। प्रथम अधिवेशन जो है वही काम करने की तारीख भी है, उसकी काम करने की जो शुरुआत हुई है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई है, वही उसका प्रथम अधिवेशन भी है। तो इस तरह से संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने किस तिथि से काम करना शुरू किया, तो उसका भी उत्तर 9 दिसंबर 1946 ही होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। आपने प्रस्तावना को देखा होगा, प्रस्तावना में क्या कहा गया? हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए वहाँ पंथ निरपेक्ष आया, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, पढ़ते हैं ना हम लोग प्रस्तावना में, तो ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द जो प्रस्तावना में आता है वो पहले नहीं था, लेकिन बाद में उसको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो
संविधान में किसी शब्द को जोड़ना या घटाना या हटाना, इसके लिए संशोधन करना पड़ता है, और हमारे संविधान में अभी तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो इसमें प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन में, याद रखना है इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया बतलाइए। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। देखिए 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, कितना करीब करीब ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम सटा सटा करके दिया हुआ है। तो इसमें आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक सही उत्तर नहीं मार सकते। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है पता होगा आप लोगों को। अगर कुछ इस तरह का प्रावधान होता है जिसकी कुछ इस तरह का कानून कार्यपालिका के द्वारा विधायिका के द्वारा बनाई जाती है, जो विधि सम्मत नहीं है या फिर लोगों के लिए वो भले का नहीं है, तब उसकी समीक्षा करने का अधिकार जो है वो न्यायालय को होता है, उसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो व्यवस्था संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा, आयरलैंड है। आयरलैंड से भी बहुत कुछ लिया गया, कनाडा से भी लिया गया है, ब्रिटेन से भी लिया गया है, अमेरिका से भी लिया गया है। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान को विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। इसमें न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। देखते हैं 12। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में आप बतलाएं कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, 12 का बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो हम परमानेंट जो होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो संविधान सभा, अभी देखा आपने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आपने देखा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अब क्वेश्चन है उसी से संबंधित कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जबकि देखिए ऑप्शन में केटी शाह, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन संख्या 15। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? देखिए किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला, अंदाजा लगाइए कौन सा भाषा होगा। यस, इसमें होगा हिंदी। ठीक है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। राजभाषा हिंदी है ना, हिंदी राजभाषा है। चलिए क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अभी अनुसूचियों की संख्या कितना है बच्चों? अभी अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, लेकिन मूल संविधान जिस समय बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। 17। 3 जून 1947 के किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ है? तो भारत का विभाजन जो हुआ है, देखिए माउंटबेटन योजना, चेम्सफोर्ड सुधार योजना, वेबल योजना, लॉर्ड कॉर्नवालिस अधिनियम योजना। 4 ऑप्शन है, क्या मारना चाहेंगे आप? इसमें उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, है ना। 3 जून 1947 के किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ है। देखिए 18। किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? किस देश के संघीय व्यवस्था? देखिए एक और प्रावधान है, वहाँ पर देखा आपने न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया था। यहाँ पर आ गया आपको संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। देखिए यहाँ भी अमेरिका है ऑप्शन में, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड। क्या मानना चाहेंगे आप? जी हाँ, इसमें हो जाएगा उत्तर आपका कनाडा, है ना। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है, और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया था। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? जी हाँ, ये देखिए वाइमर जर्मन संविधान, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान? तो ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, है ना। वाइमर जर्मन संविधान, वहाँ से लिया गया है ये संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान। क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं। किसने कहा
कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। देखिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है। एक विद्वान है जिन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो कौन से विद्वान हैं? देखिए ऑप्शन में प्रोफेसर आइवर जेनिंग, महात्मा गांधी, प्रोफेसर के.वी. राव, जवाहरलाल नेहरू। इसमें हो जाएगा आपका प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। देखिए क्वेश्चन संख्या 21, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, कामराज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है तो आप हड़बड़ा के मार देंगे, सी राजगोपालाचारी नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो भारतीय थे वो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी होगा। प्रथम और अंतिम भी वही थे, इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान देखिए 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1947। कब लागू हुआ? याद है आपको? ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन संख्या 23 देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया है? मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में से निकाल गया है, देखिए शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार है, रोजगार का अधिकार भी है, धर्म का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को बाहर कर दिया गया है ना। तो इस तरह से इसका बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा 24 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? देखिए बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का कि उसमें क्या निर्णय है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो ये जो मामला था उस गोलकनाथ केस में था, 1967 ईस्वी का केस है। उसमें इस केस में जब न्यायालय कोई भी फैसला सुनाता है किसी केस के अगेंस्ट में सुनाता है, तो ये गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी का चल रहा था। उसी के अंतर्गत इस केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती। चलिए अब प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत, इसका उन्मूलन मतलब खत्म कर दिया गया अस्पृश्यता को। किस अनुच्छेद के तहत? देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 किस अनुच्छेद के तहत खत्म कर दिया गया? तो उसको जो खत्म किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत खत्म किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? देखिए कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन आते हैं? जिनकी जनसंख्या यहाँ कम है, जैसे मुसलमान हो गए, जैसे सिख और भी अन्य जो है जिनकी संख्या कम है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से मुसलमान हैं हमारे यहाँ। तो इसमें कौन जो प्रावधान है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? इसमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। देखिए क्वेश्चन संख्या 27 देखते हैं। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? देखिए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? देखिए अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 किस में हो जाएगा? जी हाँ, ये उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51A। चलिए क्वेश्चन संख्या 28। किस अनुच्छेद द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया है? गोवध मतलब गौ हत्या। गोवध पर प्रतिबंध, ये देखिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि गोवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 चार अनुच्छेद दिया हुआ है देखिए एकदम क्रम से। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर अनुच्छेद 48। याद रखने की बात है ना। अनुच्छेद 48 के तहत गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 48 याद रखिएगा। 29 देखते हैं। 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत किनके लिए अपने कानून द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है? तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत किनके लिए अपने कानून द्वारा, माने राज्य जो है अपने कानून द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है? देखिए ए 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बी वयस्क बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और डी केवल अल्पसंख्यकों के लिए। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। राज्य इसके लिए व्यवस्था करेगी। तीसरा देखते हैं प्रश्न।
किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? तो ये कहा है आपने, देखिए, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। किसने कहा है? तो ये हो जाएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है। चलिए क्वेश्चन संख्या 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 31, देखिए क्वेश्चन संख्या 31 है, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती। मैंने आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया हो तो स्वतंत्रता की बात ही कहाँ होती है? तो बहुत ही अच्छा कथन है यह, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपको देखिए, लास्की, गार्नर, हॉब्स, दुर्गादास बसु। तो किसका आप मानेंगे? इसमें हो जाएगा लास्की, है ना, लास्की का यह कथन है। चलिए क्वेश्चन संख्या 32 देखते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए वर्तमान में पूछ रहा है, पहले था 10, बाद में शिक्षा का अधिकार को जो जोड़ दिया गया, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जब जोड़ दिया गया कि ये सभी का कर्तव्य है कि बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, तो हमारे यहाँ हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। तो देखिए ऑप्शन 10, 11, 12, 13 क्या मारेंगे? 11 मारेंगे। हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11। चलिए क्वेश्चन संख्या 33 देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी किया जाता है ना? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा होगा? तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों को लागू, अगर मौलिक अधिकार छीना जाता है या कुछ उसमें संशोधन करने की कोशिश की जाती है तो हम लोग किसके शरण में जाएंगे? रिट की जारी करेंगे कहाँ जा करके? किसके शरण में जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट, माने उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे और तब वो रिट जारी कर सकती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन संख्या 34, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? बेगार मतलब समझते हैं आप? आपको दिन भर कोई काम करावे और उसके बदले, उसके एवज आपको कोई मजदूरी नहीं मिले तो उसको कहते हैं बेगार। बिना कोई लाभ प्राप्त हुए, बिना किसी मजदूरी के अगर आपसे कोई काम लेता हो और बदले में कुछ आपको मजदूरी नहीं मिलती हो तो उसको बेगारी कहते हैं। तो इस बेगारी का निषेध भी जो है किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया? तो ये जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण ही है ना। अगर आप दिन भर आपको काम कराया जाए और उसके बदले में कुछ आपको दिया ना जाए, मजदूरी ना दी जाए, तो आपका शोषण होता है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है और उसके तहत बेगार का निषेध किया गया है। चलिए क्वेश्चन संख्या 35, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता? मतलब उसको रोका नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अगर संकट काल की घोषणा भी की जाती है तो उस स्थिति में भी मौलिक अधिकार जो है, कौन सा एक मौलिक अधिकार है जिसको स्थगित नहीं की जा सकती, मतलब रोक नहीं लगाया जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार? देखिए अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता, क्या इस पर रोक? अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर अनुच्छेद 20 में वर्णित जीवन का अधिकार, या फिर अनुच्छेद 21 में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसको स्थगित नहीं कर सकता है राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा के समय भी? तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसको स्थगित नहीं किया सकता है। अनुच्छेद 20 वाला भी और 21 वाला भी जो प्रावधान है, अनुच्छेद 20 और 21 के प्रावधान को स्थगित नहीं किया जा सकता है जब हम आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा उसके बावजूद भी। चलिए 36, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, देखिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए क्या आधार होता है? जनसंख्या, ए में लोगों के व्यवसाय, बी में, सी में धर्म एवं संप्रदाय, या डी में क्षेत्रीय पहचान। क्या मारेंगे आप? देखिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए आधार होता है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 37, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो देखिए 3, 5, 7, 9, कुल कितने सदस्य होंगे? तो होंगे 3 होंगे। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 उसके सहयोगी, उनको मदद करने के लिए चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्त। इस तरह से कुल मिलाकर के 3 होते हैं भारत के चुनाव आयोग में। चलिए क्वेश्चन संख्या देख लेते हैं 38 नंबर। एकल संक्रमण मत प्रणाली का निर्माता कौन है? तो बाद में आपको समझाएंगे कि एकल संक्रमण मत कहते किसको, एकल संक्रमण मत प्रणाली। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा थॉमस हेयर। ये याद रखिए, एकल संक्रमण मत प्रणाली का निर्माता कौन? तो थॉमस हेयर। चलिए क्वेश्चन संख्या 39, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक था आपको GDH कोल। याद रखिए GDH कोल। देखिए अब्राहम लिंकन भी है ऑप्शन में, JH लास्की, लॉर्ड जेम्स बाइस, ये सब नहीं होगा, GDH कोल ये होगा।
तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक GDH कोल। 40वां क्वेश्चन है आपका, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन देखिए अरस्तु दिया हुआ है, JS मिल दिया हुआ है, बेंथम दिया हुआ है और प्रधानमंत्री विल्सन दिया हुआ है। क्या मारेंगे आप? इसमें उत्तर हो जाएगा आपको महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन JS मिल ने किया था, JS मिल। तो इस तरह से आपने देखा 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के लिए जो मैंने आपके लिए लेकर आया। अब अगले वीडियो में फिर मैं और भी पॉलिटिकल साइंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा टर्म 1 एग्जाम के लिए। तब तक आप इसको देखें, पढ़ें, समझें। जहाँ दिक्कत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।